2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश में ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सरकारी को गोद लेंगे निजी विद्यालय। इससे बहुत से अभ्यर्थियों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या वाकई में प्राइवेट हाथों में सरकारी विद्यालय जा रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर क्या ये शिक्षा का निजीकरण है। इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे और शिक्षा को लेकर के सरकार का रोड मैप क्या है, भर्ती को लेकर के रोड मैप क्या है, इसके बारे में बात होगी। डिटेल में अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा कि ये शिक्षा का निजीकरण नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जब पॉइंट नंबर 7.10 में जब आप जाएंगे तो उसमें क्लियरली इन बातों का जिक्र किया गया है कि प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में जो गैप है, एक खाई है, जिस वजह से जो सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं अभिभावक और प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, उस गैप को पाटने के लिए ये प्रयास मात्र किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। लेकिन इस प्रयास को अब राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार किस नज़रिए से देखती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शिक्षा नीति में तो ये क्लियरली मेंशन है कि केवल खाई को पाटने के लिए एक तरीके से जो प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों के बीच की जो छवि है, उस छवि को खत्म करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको क्या शिक्षा को निजीकरण के तौर पर देख रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब राज्य सरकार का इंटेंशन क्या है इसको लेकर के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कतई भी सरकारी स्कूलों को निजीकरण की तरफ आगे नहीं बढ़ा रही है। गोद लेने का मतलब क्या हुआ? देखिए, कई बार आप लोगों ने सरकारी विद्यालय में गए होंगे तो वहाँ पर कई बार बैनर लगा होता है या फिर पेंट करके लिखा होता है कि यहाँ पर ये पानी का व्यवस्था इस बैंक के द्वारा दिया गया, या फिर किसी भी आप मंदिर में जाते होंगे तो वहाँ पर लिखा होता है पानी की व्यवस्था, या फिर ये मंदिर में ये जो चीज़ है, कूलर हो गया, पंखा हो गया, ये सब इनके द्वारा दान दिया गया। तो गोद लेने का मतलब यही होता है कि एक तरीके से फाइनेंशियली आप उसकी हेल्प भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है वो रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करने में उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये होता है गोद लेने का मतलब। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि सभी सांसदों को एक गांव गोद लेने के लिए बोला गया था। हालांकि वो ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल प्लान फेल रहा। किसी भी गांव को जो गोद लिया गया आज उसकी चर्चा तक नहीं की जाती है। ये प्लान जो गोद लेने का है सरकारी स्कूलों को, कितना सक्सेस होगा 1 से 2 सालों में आपको क्लियर हो ही जाएगा। सरकारी स्कूलों को अगर प्राइवेट स्कूल से हेल्प लेनी पड़ रही है, चाहे किसी भी टर्म में, तो ये सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि सरकार ये मान रही है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में असफल हो रही है, क्योंकि सरकार का ही पूरा फंडिंग होता है सरकारी विद्यालयों में और सभी व्यवस्थाएं सरकारी होती हैं। बावजूद इसके अगर प्राइवेट स्कूल अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए भी सोचने का विषय होना चाहिए कि क्या वाकई वो सरकारी स्कूलों को लेकर के गंभीर हैं। क्योंकि आज हम लोग अगर दिल्ली के स्कूल मॉडल को देखेंगे तो वहाँ पर सरकारी स्कूलों में एडमिशन्स के लिए लाइन लगे हुए हैं और प्राइवेट स्कूल में कोई वो सर्विस एडमिशन नहीं लेना चाहता है। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से सरकार दर सरकार ये सभी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं। तो ये देखना जरूरी है कि वहाँ की सरकार सफल मानी जाएगी या फिर यहाँ की सरकार सफल मानी जाएगी। क्योंकि जब सरकारी स्कूल आपके अंडर रन कर रहे हैं, सब कुछ सुविधाएं आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो ये स्कूल की फेल्योर है या फिर सरकार की फेल्योर है। वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार का इंटेंशन क्या है इस प्लान को लेकर के, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग को देख रहे होंगे कि लगातार जितने भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी सरकारी एक तरीके से कंपनियां हैं, उनमें से सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम कर रही है, यानी सीधे तौर पर प्राइवेट हाथों को दे रही है। और अपनी हिस्सेदारी कम करने का मतलब कि वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक तरीके से बुलाया जा रहा है। तो अब ये पहला कदम निजीकरण का है या नहीं, ये सरकार के इंटेंशन पर निर्भर करेगा कि कहीं भविष्य में जाकर के वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करेगी सरकारी विद्यालयों में अथवा नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट इन्वेस्टर्स सरकार चाहती है तो उसके लिए पहले ये जो लोग हैं, आम जनता है, उनके बीच में ये इमेज बनाना होगा कि किस प्रकार से सरकारी विद्यालय अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी प्राइवेट स्कूल उसको गोद ले रहे हैं। तो एक अगर सरकार का ये कुछ प्लान होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लाना या फिर निजी हाथों में देना, तो उसके लिए पहले आधार बनाना होगा कि किस प्रकार से प्राइवेट हाथों में जाने के बाद से बच्चों का भविष्य बेहतर किया जा सकता है या फिर किस प्रकार से बच्चे अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। ये एक आधार बनाया जा सकता है अगर निश्चित तौर पर सरकार प्राइवेट करना चाहती है उस कंडीशन में। मतलब कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला कदम है या नहीं, ये सरकार के इंटेंशन पर डिपेंड करेगा कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस पॉइंट को किस प्रकार से लागू कर रही है। भविष्य में उसका दूरगामी सोच क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत से ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं।
आज बात की जा रही है जिस प्रकार से रेलवे के दूर दराज इलाकों में मकान होते हैं, उसी प्रकार से सरकारी टीचर्स के लिए भी दूर दराज के गांव के इलाकों में मकान बनाए जाने की बात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति करता है, जिस पर ना तो केंद्र सरकार काम कर रही है और ना ही राज्य सरकार काम कर रही है। शिक्षा नीति का ये मानना है कि दूर दराज के इलाकों में, गाँव में कोई एज ए टीचर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। इन सबको टैकल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ये कहा था कि दूर दराज के इलाकों में इस प्रकार का एक हब बनाया जाना चाहिए, जहाँ पर जो सरकारी टीचर हैं उनको क्वार्टर अलॉट किया जा सके और वो भी सभी सुविधाएं दी जा सके जो एक टीचर को वहाँ पर मिलनी चाहिए। साथ ही साथ फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग करने की भी बात की गई है शिक्षकों को, ताकि फाइनेंशियली जो टीचर है वो एक तरीके से मेंटली फ्री हो पाए और शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य कर पाए। इसके अलावा शिक्षा के अलावा किसी भी अन्य कार्य में टीचर्स को ना लगाने की भी बात की गई है, जिस पर कभी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार बात नहीं करती है। तो ये केवल एक उन सभी पॉइंट्स में से केवल एक पॉइंट को उठाना, अब ये राज्य सरकार के इंटेंशन और केंद्र सरकार के इंटेंशन पर शिक्षा विभाग का पूरा भविष्य तय करेगा आने वाले 2-4 सालों में। अब आते हैं मेन प्रश्न पर कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। देखिए, अभी तक ये बातें थी कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है, लेकिन जिस प्रकार से अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फिर से 3 महीने के लिए फ्री मुफ्त अनाज की योजना लागू की है, उसके बाद से राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी ये मान करके चल रही है कि जब फ्री में अनाज मिलने से ही लोग खुश हैं, तो फिर शिक्षक भर्ती और या फिर इन सभी चीज़ों की क्या आवश्यकता है। तो उस समय 2024 में जब 2023 के बाद से, मतलब 2023 और 24 के बीच में जब ये सभी समीकरण बदल रहे होंगे कि सरकार किस पर काम करना चाहती है, उस पर ये चीज़ें डिसाइड होंगी कि सरकार शिक्षा पर काम करना चाहती है, शिक्षा पर बात करना चाहती है अथवा नहीं। आप लोग देख रहे होंगे कि गुजरात में जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, तब से केंद्र सरकार, या फिर यूँ कहें कि केंद्र में जिसकी सरकार है गुजरात में भी उन्हीं की सरकार है, तो वहाँ पर गुजरात में अब शिक्षा को लेकर के भी एक तरीके से बातें शुरू हो गई हैं। यानी कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षा केंद्र में रहा तो शिक्षक भर्ती पर बात होगी, और अगर सिर्फ लाभार्थी और इसी प्रकार की चीज़ें चलती रहीं, जिस प्रकार से हम लोग राम रहीम करते हैं, अगर इसी मुद्दे पर बातचीत चलती रही तो फिर शिक्षक भर्ती की उम्मीद भी धीरे धीरे धूमिल हो जाएगी, क्योंकि 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी तो लड़ना है। तो ये सभी चीज़ें 2023 और 2024 के बीच में जब मुद्दे तय हो रहे होंगे कि किन मुद्दों पर केंद्र सरकार चुनाव लड़ने जा रही है, उसके ही बिहाफ पर तय होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।